बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 3 पूर्णांक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, दी गई सारणी में विभिन्न शहरों के किसी विशेष दिन के तापमान अंकित हैं। इन तापमानों को पूर्णांकों के रूप में सारणी में अंकित कीजिए। ठीक है, ये शहरों के नाम दिए हुए हैं, ये तापमान है और ये तापमान को हमें पूर्णांक में लिखना है। ठीक है, तो लेह का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस कम। तो ये होगा, इन्होंने लिखा है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कम है, 0 से 10 कम है तो -10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से लखनऊ 0 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक, तो ये हो जाएगा प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कम, तो ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। शिमला का है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूरत का है 0 से 28 डिग्री सेल्सियस अधिक, तो ये हो जाएगा प्लस में 28 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारणी में दिए गए शहरों के तापमानों को संख्या रेखा बनाकर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो देखो, पहला दिया हुआ था 10 डिग्री सेल्सियस, फिर था प्लस का 10, फिर -5 था, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 28 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये संख्या रेखा खींच ली है और इसमें 0 से 5, फिर 10, इधर को प्लस के ले लिए हैं और इधर माइनस में ले लिए हैं। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये हो जाएगा 0 से 10 डिग्री, तो 10 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 10 पे। उसके बाद था 28 डिग्री सेल्सियस प्लस में, तो 28, 25 और 30, यानी यहाँ पे हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। और फिर है 5 डिग्री माइनस में, तो 0 से बाईं ओर ले लेंगे माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, और फिर 10 डिग्री सेल्सियस 0 से बाईं ओर 10 पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, सारणी में दिए गए शहरों के नाम उनके बढ़ते हुए तापमानों के क्रम में लिखिए। ठीक है, तो बढ़ता हुआ तापमान सबसे कम लेह, उसके बाद उससे अधिक था श्रीनगर का, श्रीनगर से अधिक था शिमला का, शिमला से अधिक था लखनऊ का, और लखनऊ से अधिक सूरत, यानी सूरत का सबसे अधिक था। ठीक है, और सबसे कम लेह का था। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी अप्रैल माह में कुछ वस्तुओं की कीमतों में अंतर को दर्शाता है। इस अंतर को पूर्णांकों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। मार्च में प्रति किलोग्राम रुपए कितने किलोग्राम रुपए थी वस्तु, और फिर अप्रैल में प्रति किलोग्राम कितने रुपए थी वस्तु का मूल्य, और फिर कीमतों में अंतर को हमें पूर्णांकों में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, दाल, सबसे पहले दाल दी हुई है। दाल मार्च में 120 रुपये किलो थी और अप्रैल में हो गई 126 रुपये किलो। ठीक है, तो कीमत में अंतर हुआ +6 रुपये का। ठीक है, 120 से 126 यानी 6 रुपये का अंतर हुआ, वो +6। उसका बाद चावल 44 रुपये किलो था, तो 44 से हो गया 40 रुपये किलो। ठीक है, तो -4 रुपये हो जाएगा। नमक 25 रुपये किलो, 25 से 28 हो गया तो +3 रुपये हो जाएगा। घी 400 था, 410 हो गया तो +10 रुपये बढ़ गए, तो +10 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चीनी 40 रुपये थी, फिर 44 रुपये हो गई तो +4 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम किसी स्थान की समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को एक धनात्मक पूर्णांक से तथा समुद्र तल से नीचे की गहराई को एक ऋणात्मक पूर्णांक से व्यक्त करें, तो दिए गए चित्र में पनडुब्बी व हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी को पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, और ये ऊपर हवाई जहाज है। तो हवाई जहाज की जो ऊंचाई दी हुई है ये 7,500 मीटर। ठीक है, 7,500 मीटर दी हुई है। तो हवाई जहाज की जो ऊंचाई हो जाएगी उसको प्लस में हम ले लेंगे, प्लस का हो जाएगा 7,500 मीटर। और पनडुब्बी जो है वो नीचे है, यहाँ 0 से नीचे है ये 1,500 मीटर। तो पनडुब्बी हो जाएगी जब नीचे है समुद्र तल से तो माइनस में हो जाएगा 1,500 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये पनडुब्बी -1,500 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वर्गाकार
सारणी के खाली खानों को पूर्णांकों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार भरिए कि उनका योगफल पंक्तिवार, स्तंभवार तथा विकर्णवार 3 हो। ठीक है, यानी पंक्तिवार तो ये पंक्तियाँ हो जाएंगी और ये स्तंभ हो जाएंगे और ये विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहे पंक्ति जोड़ें, चाहे पंक्तियों का योग करें और चाहे कॉलम का योग करें, ठीक है, चाहे विकर्णों का योग करें, योगफल 3 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें ये दी हुई है यहाँ पे 4, 1 और -2, तो 4 और 1 5 होते हैं और 5 में से जब हम -2 करेंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो इस वाली लाइन में अगर हम देखेंगे तो 2 और 3 5 होते हैं, 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। इसी प्रकार से ये देखो 1 और 5 6 हो जाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। इसी तरीके से अगर हम विकर्ण देखते हैं ये तो 2 और 1 3, ठीक है, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। इसी तरीके से ये कॉलम देखते हैं, देखो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 और 1 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेंगे और 2 और 4 6 होते हैं, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। तो इस तरीके से हम इसको भर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नसीम 500 रुपये लेकर एक दुकान पर जाता है। दुकान पर वस्तुओं की कीमत चित्रानुसार दर्शाई गई है। वह किन किन वस्तुओं को खरीद सकता है कि उसके पास एक भी रुपये शेष ना बचे। ठीक है, ये वस्तुएं दी हुई हैं और इनके ये रुपए भी दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सारणी दी हुई है, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं की कीमत रुपए में लिखना है हमें। ठीक है, 500 रुपये लेकर बाजार गया और हमें कौन कौन सी वस्तुओं को खरीदे कि उसके पास एक भी रुपये शेष ना बचे। तो देखो मोजा उसने खरीद लिए 45 रुपये के, फिर चैन खरीद लेगा 35 रुपये की, शर्ट खरीद लेगा 310 रुपये की, बैग खरीद लेगा 110 रुपये की। ठीक है, इन सब का जब हम योग करेंगे तो ये हो जाएंगे 500 रुपये। तो उसके पास कोई भी रुपया शेष नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाली संबोधों को दी गई निम्नलिखित तालिका में लिखिए। ठीक है, तो ये सब दिए हुए हैं, चढ़ना, लाभ, घटना, खर्चा, पीछे, आमदनी, ऊपर, ऊंचा, नीचा, हानि, पूर्व, पश्चिम, आगे, उछाल, उतरना तथा गिरावट। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करने वाले संबोध हमें इसमें लिखना है जो धनात्मक होंगे, और जो ऋणात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करने वाले संबोध हमें इसमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ चढ़ना तो यहाँ घटना, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे खर्चा, इसमें आमदनी तो आमदनी पीछे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर, ऊंचा, पूर्व, आगे और उछाल। ठीक है, तो ये सब एक जैसे हमने लिख लिए धनात्मक वाले, जिसमें चढ़ना हो गया लाभ, आमदनी, ऊपर, ऊंचा, पूर्व, आगे, उछाल। ठीक है, और ये हो जाएंगे ऋणात्मक वाले, जिसमें घटना हो गया खर्चा, पीछे, नीचा, हानि, पश्चिम, उतरना और गिरावट। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये संख्या रेखा दी हुई है, तो पहला इसमें दिया है, संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं को उनके घटते हुए अवरोही क्रम में लिखिए। तो हमें इसमें घटते हुए क्रम में लिखना है। देखो, तो सबसे पहले हो जाएगा G, उसके बाद F हो जाएगा, फिर E हो जाएगा, फिर D, फिर C, फिर B और फिर A हो जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से हम इसको घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि बिंदु B को -10 लिखें, बिंदु B ये है, इसको अगर हम -10 लिखें तो +10 वाला बिंदु कौन सा होगा। ठीक है, जब ये -10 होगा तो यहाँ से हम गिन लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो F होगा। ठीक है, कौन सा होगा बच्चों, F, ये बिंदु +10 हो जाएगा, F वाला। अगला है, संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो सबसे कम मान किसका होगा, 1 का। ठीक है, 1 का मान सबसे कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 का मान सबसे कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का सुबह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था, उसी स्थान का रात का तापमान सुबह के तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, उस स्थान पर रात का तापमान कितना था। तो देखो सुबह का तापमान दिया है 4 डिग्री सेल्सियस,
तो सुबह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसी स्थान पर सुबह के तापमान से 6 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है। तो 4 डिग्री और -6 डिग्री, रात का तापमान 4 डिग्री -6 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पत्र में छात्र को सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाता है, ठीक है। रिया ने 30 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर 100 अंक प्राप्त किए। रिया ने कुल कितने प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया? ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? देखो, एक सही प्रश्न 4 अंक का है, एक गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाता है, ठीक है। तो फिर क्या है? रिया के द्वारा 30 प्रश्नों के उत्तर देने पर प्राप्त अंक हुए 100। उसने 30 प्रश्नों को हल किया तो 100 अंक प्राप्त हुए। अब 30 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर प्राप्त होना चाहिए थे, उसे कितने अंक प्राप्त होना चाहिए थे? तो 30 गुणा 4 बराबर 120 अंक उसे प्राप्त होना चाहिए थे, और प्राप्त हुए उसे 100 अंक, ठीक है। तो काटे गए अंक कितने हो जाएंगे? 120 माइनस 100, यानी 20 अंक काटे गए। 20 अंक काटे गए, और जब 20 अंक काटे गए तो गलत प्रश्नों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? ठीक है, 20 अंक काटे गए तो गलत प्रश्नों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार उसने कुल कितने प्रश्नों को हल किया होगा? कुल हल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 30 + 20 = 50, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हम कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा पर अंकित बिंदु x तथा y का योगफल होगा। तो देखो, x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ 12 आएगा, y की जगह 12 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, -2, -4, -6, -8, -10, -12, तो -14 यहाँ पे आएगा, तो -14 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान -14 और y का मान 12 हो जाएगा। तो x बराबर -14, y बराबर 12 हो जाएगा। और जब हम x और प्लस y यानी योगफल निकालेंगे x + y, तो x + y बराबर हो जाएगा -14 + 12, या फिर x + y बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चिन्ह वाले स्थान को भरिए, ठीक है। तो हमें प्रश्न चिन्ह वाले स्थान को भरना है। देखो, जैसे इसमें दिया है ये 6 और यहाँ -2 दिए हैं, तो -2 की गुणा 6 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से -2 की गुणा -3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और -2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, -2 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, माइनस के 18 आ जाएंगे, और -2 की गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10, माइनस के 10 हो जाएंगे, और -2 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों कथनों का विपरीत लिखिए, ठीक है। तो ये जो शब्द दिए हैं हमें इसका विपरीत लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे। आकार में कमी, तो आकार में कमी को लिख देंगे आकार में वृद्धि। असफलता, असफलता का हो जाएगा सफलता। 10 रुपये का लाभ, तो 10 रुपये की हानि, ठीक है। फिर हो जाएगा जल स्तर में वृद्धि, तो जल स्तर में कमी हो जाएगा इसका विपरीत। 1300 मतों के अंतर से जीतना, तो 1300 मतों के अंतर से हारना, ठीक है। इसी प्रकार से तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, तो तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की कमी, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, से छोटा, से बड़ा या बराबर चिन्हों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो देखो, इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। देखो, -8 और -5, -5 और -8, 8 5 13, माइनस के 13 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। देखो, -15 और -2, जब 15 में से +2 घटाएंगे तो माइनस के 13 बचेंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी है, तो इसमें ऐसा ऐसा चिन्ह बना देंगे, ठीक है। और ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी है, तो इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से ये संख्या भी इससे छोटी है, तो इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। अगला है, शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है, ये भी सत्य है। अगला देखते हैं।
6 इज़ ग्रेटर देन 3 है तो -6 इज़ ग्रेटर देन 3, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, किसी भी पूर्णांक में असीमित पूर्णांक संख्याएं जोड़ी व घटाई जा सकती हैं। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, ये असत्य हो जाएगा। शून्य ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सत्य हो जाएगा। एक पूर्णांक और उसके योज्य प्रतिलोम का अंतर सदैव सम होता है, ये असत्य हो जाएगा। अगला देखो, शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य होता है, ये सत्य हो जाएगा। संख्या 1, 2, 3 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ये सत्य हो जाएगा। संख्या 1, 2, 3 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ये सत्य हो जाएगा। और संख्या 0, 1, 2, 3 को ऋणोत्तर नॉन नेगेटिव पूर्णांक कहा जाता है, ये भी सत्य है। अगला है -6 तथा 6 दोनों का निरपेक्ष मान 6 होगा, ये भी सत्य है। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उसमें उसका चिन्ह बदलने पर प्राप्त होता है, ये सत्य है। किसी पूर्णांक व उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग सदैव शून्य होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या का अंतर सदैव 1 होता है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या के पूर्ववर्ती यानी कोई संख्या मान लो जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 का पूर्ववर्ती 1 हो जाएगा और 2 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो का अंतर 1 होता है। अब इन दोनों का अगर हम अंतर करेंगे तो 1 नहीं होगा ये। ठीक है, इसका अंतर 2 हो रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखो -75 हमें लेके आना है, तो 75 में हम 75 में हम क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे, तो ये 75 माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इन तीनों की गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। 40 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को हम 7 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 को जब हम 0 से भाग करेंगे तो ये अपरिभाषित या अनंत हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इन सब का हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 बार हैं, 5 बार -8 हैं, तो -5 गुणा 8 कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से -100 और भाग -10 करेंगे तो 10 आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 98 भागा 1 करेंगे तो ये 98 आ जाएंगे। ठीक है, 98। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या रेखा पर हल कीजिए। ठीक है, तो ये -3 है और प्लस -5 है बराबर -8। तो यहाँ से देखो ये 0 है, फिर ये -3 और -3 से फिर -5, तो -5। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई -8, तो ये -8। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले करेंगे। इसमें देखो दिया हुआ है -3, तो 0, ये है 0, 0 से -3 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से 0 से -3 और फिर -3 से यहाँ पे हम +5 करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको देखो कितने बचेंगे, यहाँ पे 0 से ये 1 और 2, तो 2 हो जाएंगे ये। ठीक है, इसी तरीके से अगला करेंगे। अगला देखो दिया हुआ है इसमें 3, तो 3 हम 0 से ले लेंगे, देखो यहाँ तक 1, 2, 3, ये हो गया 3। उसके बाद देखो माइनस और -5 है, तो हम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 3 + 5, तो यहाँ से हम 5 और चलेंगे आगे को, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 0 से 8 पे पहुँच गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 और -5 बराबर -2। ठीक है, तो प्लस के 3 है, तो प्लस के 3 0 से चलेंगे हम, यहाँ पे देखो 0 से +3। ठीक है, उसके बाद -5, तो -5 यहाँ से इधर आ जाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आ जाएंगे -2 पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -2। अगला देखते हैं। प्लस के 3 है, तो +3 चलेंगे 0 से हम, 1, 2, 3, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद -5, फिर यहाँ से -5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो -5 चलेंगे यहाँ पे, तो -2 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों को गणितीय पद के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लिखा है 4 और 8 के योगफल का 3 से भाग। ठीक है, तो 4 + 8 के योगफल और भाग 3, इस तरीके से लिखा है इन्होंने। तो ऐसे ही हम लिखेंगे। अब 45 में 4 और 5 के योगफल से भाग। 45 में 4 और 5 के योगफल से भाग, तो 45 भाग और 4 + 5 ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से है 4 और 8 के गुणा करके 7 से गुणा। ठीक है, 4 और 8 के गुणा, यानी 4 और 8 के गुणा कर लिया हमने और फिर गुणा 7। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे इसको। अगला दिया है 48 में 15 और 3 के अंतर से भाग के बाद 3 से गुणा। ठीक है, तो 48 भाग 15 और 3 का अंतर कर लिया। ठीक है, और फिर इस पूरे में 3 से गुणा कर दिया, तो इस यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और गुणा 3 लिख लेंगे इसको इस तरीके से। अगला है 12 और 7 के अंतर से 3 का गुणा। 12 और 7 का अंतर, तो 12 - 7 का अंतर हो गया और गुणा 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18, हल कीजिए। 18 भाग 3 गुणा 2 + 4। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, बोर्ड मास वाला सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले हम सवाल लिखते हैं 18 भाग 3 गुणा 2 + 4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सरल करेंगे, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। इसको हम 6 लिख लेंगे, बाकी सवाल को ऐसे ही उतार लेंगे। 18 भाग 3 और गुणा 6 हो जाएगा। अब हम भाग करेंगे। ठीक है, जब भाग करेंगे सबसे पहले तो 3 का 6 में भाग करेंगे, तो 3 × 6 = 18, तो यहाँ 6 आ जाएंगे और फिर ये वाले 6। ठीक है, 6 और 6 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 भाग ब्रैकेट 2 + 4 और गुणा 3। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इसमें भी हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो पहले हमने सवाल लिख लिया, फिर ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट ये है, तो 2 + 4 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब 6 का 18 में भाग करेंगे। तो 6 × 3 = 18, तो यहाँ 3 आ जाएंगे। उसके बाद गुणा 3 है, अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे, तो 3 × 3 = 9। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामू अपने सहपाठी मीना का हालचाल लेने एक अस्पताल जाता है। मीना अस्पताल में भूतल से ऊपर दूसरे तल पर भर्ती है तथा पैथोलॉजी भूतल से 2 तल नीचे है। तो अब हमें इसका जवाब देना है। पहला प्रश्न है, रामू अपने सहपाठी मीना से मिलने के लिए लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में से कौन सी संख्या बटन दबाएगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे भूतल है। ठीक है, और ये ऊपर 2 यहाँ पे भर्ती है। मीना यहाँ पे भर्ती है 2 ऊपर, तो 2 दूसरा बटन दबाएगा। ठीक है, लिफ्ट में जब दूसरा बटन दबाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रामू अपने सहपाठी मीना की मेडिकल रिपोर्ट लेने पैथोलॉजी जाना चाहता है। अब वह लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में से कौन सी संख्या बटन दबाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे है और आना है उसे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो वो 0 पे आएगा और फिर 0 के बाद -2, तो कौन सा बटन दबाएगा, -2। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।